नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को ये नाम अब बहुत परेशान कर रहा है। कुछ महीनों पहले तक वो पप्पू था, उसे राजनीति की समझ नहीं थी, वो कोई बात एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, उसका आलू सोना तरह तरह के किस्से मार्केट में थे। मगर 100 सवा 100 दिन पहले एक यात्रा शुरू करता है राहुल गांधी और पूरे देश की राजनीति बदल जाती है, टर्न हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी फैल जाती है। राहुल गांधी के 100 दिन पूरे होते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में जो भीड़ उमड़ती है वो उसने बीजेपी को और परेशान और बेचैन कर दिया है। तो क्या वास्तव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेचैनी इस हद तक ले आएगी, किसी ने कल्पना की थी? बहुत मजेदार वाक्य हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी हिट विकेट क्यों कर रही है, क्यों राहुल गांधी को मौका दे रही है। इस बार मौका दिया कोरोना को लेकर। दरअसल पिछले एक हफ्ते में लगभग दुनिया में 36 लाख केस सामने आए हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कोरोना ने चीन में तबाही मचा दी है। कब्रिस्तान के बाहर लाशें रखने की जगह नहीं है, ऐसा इनपुट आया है। चीन में मीडिया पे बड़ा कंट्रोल रहता है, असली खबरें सामने आती नहीं है। लेकिन लगभग पुष्ट है कि चीन में बहुत बुरी तरह से कोरोना फैल चुका है। दुनिया के कुछ अन्य देशों में कोरोना फैला है। भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इस बीच में 20 दिसंबर को डॉक्टर मनसुख मांडविया का एक चिट्ठी वायरल होती है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख जी, और मैं उनका पत्र आपको पढ़ के सुनाता हूं जो उन्होंने राहुल गांधी को लिखा है। उन्होंने लिखा है, माननीय राहुल गांधी जी नमस्कार। मैं आपके स्वस्थ एवं सकुशल होने की मंगल कामना करता हूं। कृपया इस पत्र के साथ संलग्न राजस्थान राज्य के माननीय संसद सदस्य पीपी चौधरी, श्री निहाल चंद एवं श्री देवजी पटेल द्वारा लिखे गए दिनांक 20 दिसंबर का पत्र संदर्भ लें, जिनमें माननीय संसद सदस्यों ने राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है और कोविड से राजस्थान और देश को बचाने के लिए 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है, अनुरोध किया है। पहला, राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग हो, सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें और यह सुनिश्चित किया जाए कि वही लोग शामिल हों। यात्रा में जुड़ने के पूर्व एवं पश्चात यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। अगर उपरोक्त कोविड का प्रोटोकॉल करना संभव नहीं हो कि वो प्रोटोकॉल पूरा हो, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। आपसे प्रार्थना है माननीय संसद सदस्यों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कार्रवाई करें। हेल्थ मिनिस्टर की चिट्ठी है दिनांक 20 दिसंबर को। अब मैं कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति में हो क्या गया है, कुछ दिखती नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर को यही नहीं पता कि राजस्थान में ये यात्रा कब शुरू होगी, कब खत्म होगी। 21 दिसंबर की सुबह ये यात्रा राजस्थान में समाप्त होनी है, हो गई समाप्त, और 20 दिसंबर को हेल्थ मिनिस्टर चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप राजस्थान में अपनी भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे जवाबों का सिक्सर मारने में बहुत एक्सपर्ट हैं। बाउंड्री लाइन पे अगर हल्की बॉल मिल जाए तो सीधा छक्का मारती हैं। एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट किए कि राजस्थान में घबरा गई है बीजेपी, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, भारी भीड़ उमड़ी है, लोग डर रहे हैं। एक के बाद 2-3 ट्वीट किए उन्होंने कि ये राजस्थान में, और लिखा उन्होंने कि 21 दिसंबर को समाप्त हो गई सुबह और 20 दिसंबर को ये पत्र लिख रहे हैं। तो मेरे लिए भी हैरानी की बात थी कि देश का हेल्थ मिनिस्टर जब यात्रा खत्म हो रही है तो उसको याद आ रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल से यात्रा को रोक दिया जाए। कांग्रेस ने इस पर बहुत तीखा प्रहार किया है। करना भी चाहिए, और क्यों करना चाहिए पहले मैं ये आपको समझा दूं। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में ले चल रहा हूं। कोविड 2 पार्ट 2 बहुत भयंकर दौर था। अगर आप सबकी जहन में वो यादें हों, मैंने तो प्रत्यक्ष तौर पे देखी थी। लाशें गिन नहीं पा रहे थे, और वो हादसा मेरी जिंदगी का इतना दुखद हादसा था।
फोन आते थे अमेरिका से, लंदन से लोगों के पास, वहां रह रहे थे बच्चे, रिक्वेस्ट करते थे हम आपको 1-2 लाख रुपए दे देंगे, हमारे माता पिता वहां रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई है, बस इनका दाह संस्कार करा दीजिए। आप मुझे कितना दर्दनाक पल होगा कि आपका प्रिय, आपका परिजन की मृत्यु हो जाती है, आप दूर जगह हैं, फ्लाइट बंद है, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, सिर्फ हमारा माता पिता भाई बहन का दाह संस्कार करा दीजिए। लाशें जलाने की जगह नहीं। उस दौर में कुछ ऐतिहासिक घटना हुई, जिस समय लोग रोज हजारों लोग मर रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था। उस समय बंगाल में चुनाव चल रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी दीदी ओ दीदी का उद्घोष कर रहे थे। पूरी दुनिया में आलोचना हो रही थी, बंगाल के चुनाव को लेकर आलोचना हो रही थी कि कोविड के इस दौर में जहां पे 10 लोगों की भीड़ जुटना भी गुनाह मानी जा रही थी, वहां हजारों की रैलियां हो रही थी। प्रधानमंत्री जी का दीदी और दीदी नारा सुपर डुपर हिट हो रहा था, लगातार चर्चाएं हो रही थी। गोदी मीडिया कोई बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार आलोचना हो रही थी। तमाम अखबार लिख रहे थे। आप देखिए उस दौर के वेबसाइट खोल के देखिए, अखबार खोल के देखिए, आपको तमाम खबरें मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश में उसी दौर में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई। उत्तर प्रदेश देश का वो सबसे खराब राज्य था जहां पे कोविड प्रबंधन सबसे बेकार था। उत्तर प्रदेश में गंगा गोमती के किनारे बहती हुई लाशों ने पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की नाक कटवा दी थी। बिहार पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें देखा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस लाशें फेंक दे रही है, जिससे वो लाशें बिहार में जाकर निकले और ये हो कि ये मृत्यु बिहार में हुई है। आपके परिजन मर जा रहे हैं अस्पताल में, वो लाश कहां गई आपको पता नहीं होता था। नदियों के किनारे उफनते हुए शव दिखाई देते थे। वो दिल दहलाने वाला दौर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। मैंने वो फोटो खींचे हैं, हमारी टीम ने वो फोटो खींचे हैं, और बड़ा सेंसरशिप थी, मीडिया पे बड़ी सेंसरशिप थी, कोई खबर नहीं दिखाएगा। 4 PM एक अकेला ऐसा अखबार था जो लगातार कोविड की रिपोर्ट कर रहा था। उत्तर प्रदेश के एक डॉक्टर हैं, जापान सेटल हो गए हैं, पता नहीं उन्होंने मुझसे कहां से मेरा नंबर ढूंढा, और एक दिन उनका फोन आया कि मैं डॉक्टर फलाना फलाना बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अब जापान का नागरिक हो गया हूं। मैं कहा जी बताइए। बोले मुझे बड़ा खुशी की बात है कि हमारे नेशनल चैनल हमने खोल के देखा जो जापान का है, उस नेशनल चैनल पे 4 PM पूरा आपका आ रहा था और बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। ये 4 PM के अलावा कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। दुनिया में तमाम BBC से लेकर अल जजीरा, तमाम ऐसी वेबसाइट थी जिन्होंने 4 PM के फोटो छापे। हमारी ड्यूटी थी, हमें लाशों की गिनती करने में कोई मजा नहीं आता, कोई सुख नहीं था, लेकिन दुनिया को बताना भी था कि आप कोविड से बच के रहिए। क्या खतरा हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है, इसको जागरूक रखना भी मेरा काम था, हमारा काम था। कोविड की पहली लहर आई थी, मैंने देखा था मजदूर निकल पड़े थे, पैरों से खून निकल रहा था। वो पहला दिन मैंने सड़क पे देखा था जब अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया था। अगले ही दिन सुबह से मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, वहां पे तय किया गया कि 1000 पैकेट और पानी रोज बनवाएंगे। हम लोग रातों रात हम लोगों ने हलवाई का इंतजाम किया। 1000 पैकेट बन गए, लेकिन डर ये था कि बांटने को जाए, दहशत हो गई थी, हवाओं में दहशत। 1000 पैकेट तैयार थे, लेकिन वो जाए कैसे? वो मजदूर जो सड़कों पे जा रहे हैं, पता नहीं कौन कोविड पेशेंट है, कौन ले जाए। तो वो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली। मैं अपनी गाड़ी में रोज वो 1000 पैकेट भरता था, पानी की बोतल रखता था, और लगातार 45 दिन तक, जब तक मैं खुद कोविड संक्रमित नहीं हो गया, मैं उन लोगों को खाना और पानी देने जाता था। मैं आज जहां पे जिस मुकाम पे हूं, जिस ऊंचाई पे हूं, जिस प्यार पे हूं, मुझे लगता है शायद उन लोगों की दुआएं मेरी जिंदगी में लगी होंगी। मैंने 45 दिन तक सुबह से लेकर रात तक ना दिन देखा ना रात देखा। कोविड के उस कॉल में मैं केवल उन लोगों के खाने और पानी की इंतजाम करता रहा। रोज निकल जाता था और देर शाम तक खाना पानी बांट के आता था, फिर अगले दिन की प्रक्रिया शुरू कर देता था। कोविड पार्ट 2 में भी मेरा सेवा क्रम ये जारी रहा। मैं कोविड पार्ट 2 में भी इन्फेक्टेड हो गया, लंग्स की काफ़ी स्थिति बिगड़ गई। 10 दिन में हॉस्पिटल में रहा। वहां से मैं कोरोना की डायरी लिखता था, और मुझे जिंदगी और मृत्यु का सच उसी दौर में पता चला। ये लगता नहीं था कि आज रात को सोएंगे तो सुबह उठ पाएंगे। तो मैं कोरोना की डायरी लिखता था। और तब मैं देखता था कि बंगाल में नेता अभी भी दीदी ओ दीदी कह रहे हैं, बाकी विपक्ष भी हंगामा कर रहा है, किसी को चिंता नहीं। मैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार आलोचना करता था, वीडियो बोलता था,
पूरे प्रदेश में गांव गांव में टीचर मर रहे थे, सिपाही मर रहे थे। और मैं कह रहा था कि ऐसा चुनाव क्यों जरूरी है जिसके लिए लोगों की लाशों पे आप चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन वो दौर खत्म हुआ, कोविड के नियम शिथिल हुए, लेकिन दुनिया में फिर से कोविड की एक लहर आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है स्वास्थ्य मंत्री के पत्र को, और मैं कहता भी हूं कि अगर कोविड की लहर है, संकेत हैं, तो निश्चित राहुल गांधी पर दबाव डाल के भारत जोड़ो यात्रा बंद करा देनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये आता है सिर्फ राहुल गांधी पे क्यों? कांग्रेस से पूछा है, प्रधानमंत्री जी अभी पिछले हफ्ते त्रिपुरा में एक बड़ी रैली करके आए। कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या गुजरात में जब चुनाव कराने गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो क्या प्रधानमंत्री जी मास्क लेके गए थे? गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोड शो कर रहे थे, तो क्या वहां के लोगों को मास्क पहनाया गया था? हमने आज फुल पेज स्टोरी करी है, 4PM ने छापा है, ये पूरे घमासान पे छापा है, कांग्रेस के सवाल पे छापा है। सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। आज ये हंगामा हो रहा मुद्दे, इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा हंगामा रहा कि भाई केवल आप इसकी कांग्रेस पे हमलावर क्यों हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता रैली छोड़ देते? कभी कुछ दिन पहले मैनपुरी, खतौली, रामपुर, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, गुजरात में चुनाव था, कई राज्यों में उपचुनाव थे। चीन के बढ़ते हुए खतरे, चीन से आते हुए कोरोना के खतरे तो दिख रहे थे, तो क्यों नहीं हमारे देश में चुनाव स्थगित कर दिया जाता? क्यों नहीं बड़ी रैलियां स्थगित कर दी जाती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी चीन से आई फ्लाइट बंद कर दी गई है? राहुल गांधी इस बात में प्रशंसा के पात्र हैं कि वो पहला नेता था देश में जिसने इस कोरोना के खतरे को बहुत पहले, शुरुआत होने से पहले कहा था, और ये कहा था कि आप मेरी बात इस राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह मत लीजिए, लेकिन करिए, ये फ्लाइट बंद कर दीजिए, कोरोना महामारी हो जाएगा। तब सरकार ने बात इसलिए नहीं मानी थी कि अगर राहुल गांधी की बात मान ली जाती तो श्रेय उसको मिल जाता। लेकिन काश अगर कोरोना पार्ट 1 में राहुल गांधी की बात मान ली गई होती तो भारत की लाखों लोग आज जिंदा होते, कोरोना से मरे नहीं होते। संसद में आज तरह तरह के लेके गहमा गहमी थी, कुछ चर्चा उसकी भी, कुछ बढ़िया बातें कही, आज कुछ बढ़िया बातें हुई, तीखी नोकझोंक हुई। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें खड़गे जी का एक बयान, कुत्ते कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत सारा आंदोलन किया, आपका तो कुत्ता भी नहीं गया। कुत्ते को लेकर बवाल चल रहा है, सदन में हंगामा हुआ। सदन में नेता एक दूसरे को बिल्कुल मारने मूरने पर लागू हो जाते हैं, सदन ठप हो जाता है। मेरे आपके टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए जाते हैं हर घंटे के। आज मैं शाम को जो 6 बजे डिबेट कर रहा था, मैंने उसमें कहा अपने जो पैनलिस्ट थे उनसे कि क्यों नहीं नियम बन जाता कि अगर सदन नहीं चलेगा, 1 घंटे नहीं चला, 2 घंटे नहीं चला, तो उस घंटे के जितना खर्चा होगा वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक, विधानसभा नहीं चलती है तो उनकी सैलरी से काटे जाएंगे। हम और आप नेताओं के अय्याशी के खर्चे क्यों भरें? आप अंदर सदन में ड्रामा करेंगे, लड़ेंगे और बाहर आकर चिकन बिरयानी खिलाएंगे।
ये कैसे संभव है? तो मेरे लिए ये बड़ा हैरानी की बात है कि आप अंदर लड़ेंगे, इससे अच्छा है कि अंदर भी जब सदन चल रहा हो तो आप संवाद करिए ना, क्यों हाउस करते हो? बाहर आके वो सीन मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे हैं, मोदी जी बैठे, सब बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। वो शेर था ना, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुकाम के साथ। मैंने शेर आज की डिबेट में पढ़ा कि वो कौम के गम में डिनर खाते हैं हुकाम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो नेताओं को दर्द होता है लेकिन आराम के साथ, नेता राजनीति करते हैं आराम के साथ। तो आज अमित शाह जी भी आज हाउस में बोलते बहुत बढ़िया है जब हाउस में बोलते हैं, और बहुत दिनों से अडानी के पोर्ट पर जो ये ड्रग्स आ रही हैं इसको लेके चर्चा का विषय रहता है। लोग तमाम इस बात का आरोप लगाते रहते हैं कि अडानी के पोर्ट पे गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में नशे की चीजें आती हैं, पकड़ी जाती हैं, तो लोग आरोप लगाते हैं। तो आज अमित शाह ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जिस राज्य में नशा पकड़ा जा रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पुलिस अच्छा काम कर रही है। मजेदार कमेंट था, ये मजेदार तर्क था। सुनिए आज अमित शाह क्या कह रहे हैं अडानी के पोर्ट की तरफ इशारा करते हुए। और मान्यवर, अभी कुछ सदस्य पढ़ रहे थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सिर्फ एक दृष्टिकोण के बदलाव की विनंती करना चाहता हूं। किस राज्य में से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, उसका मतलब हम ये ना निकाले कि वो राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग है। इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर पकड़ते ही नहीं है तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है तो आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे। मगर क्या इस शुतुरमुर्ग नीति से हम देश को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है। अमित शाह जी पूरी रॉ में जब आते हैं ना तो पूरी तरह तरन्नुम में आते हैं। अब बीच में बोल रहे थे आज टीएमसी के सांसद ने टीका टिप्पणी कर दी, सीनियर सांसद है सोगा जी, और वो अमित शाह भड़क गए, बोले मैं बैठ जाता हूं, आप सीनियर अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। ये भी सुनिए अमित शाह जी का दौर। बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होते। आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं? क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। तो ये था भारत जोड़ो यात्रा और कोरोना का डर। निश्चित रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के अंदर परेशानी पैदा कर रही है। वो बीजेपी जो शुरुआत में राहुल गांधी की जीन्स पे, उनके बच्चे के संग फोटो पे कमेंट कर रही थी, अब बैकफुट पर है। सोच रही है कि 100-125 दिनों में कोई बात ऐसी नहीं मिल पा रही है जो राहुल गांधी को घेरा जा सके। जो अंबानी अडानी के चैनल हैं, नफरत भरे चैनल, लोग उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं। पठान मूवी का बायकॉट किया, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में शाहरुख और दीपिका के सम्मान ने इन भक्तों को मिर्ची और लगा दी। जाहिर है देश की राजनीति बदल रही है, लेकिन आप ध्यान रखिए, नेता किसी के नहीं होते, सिस्टम किसी का नहीं होता। आप परेशानी में ना आ जाए तो आप आज से कोरोना का प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। नेताओं के पास बहुत सुख सुविधाएं, बीमार होते हैं 5 स्टार अस्पतालों में इलाज कराते हैं, लेकिन याद रखिए आपको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, आपको दवा नहीं मिलेगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तड़प तड़प कर मरते हुए किसी को देखें, उससे अच्छा है सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। शुक्रिया इस चैनल को देखने के लिए। आप यूपी की खबर देखना चाहते हैं तो 4 PM यूपी, बिहार की देखना चाहते हैं तो 4 PM बिहार, और गुजरात की खबर देखना चाहते हैं तो 4 PM गुजरात जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।